Okay, good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the new lecture. Today we are going to start a new lecture for 8th standard ICSE students, and the subject is history. Okay, and according to your textbook, I'm going to start chapter number 9 because this is coming in your revision test, that is the struggle for freedom, and that is from 1916 to 1947. यहाँ पर 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी, राइट? ठीक है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो ये पूरा चैप्टर जो है, ठीक है, वो क्या है, बहुत लंबा चैप्टर है। मतलब ऑलमोस्ट मुझे इसके ऊपर 5 to 10 लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे, 5 to 8 लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके ये कंप्लीट होगा। ठीक है, बहुत अपने आप में बहुत ही वास्ट चैप्टर है ये, क्योंकि एक तरीके से पूरा 1916 से 1947 पढ़ाना है। ठीक है, राइट। तो देखते हैं क्या क्या लिखा है, क्या किस तरीके से हमारे भारत का आज़ादी शुरू हुआ, राइट। जनरली आप लोगों का 1885 से शुरू होता है, ठीक है, और उसके पहले 1857 से भी शुरू होता है। दिस इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पढ़ाना बाकी है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, और उसके बाद कहेंगे 1885, जहां से हमारा नेशनलिज्म, ठीक है, जो राइज ऑफ नेशनलिज्म है, वो भी यहां से पढ़ाना बाकी है। फिलहाल मैं इसको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी जो है मैं कंटिन्यू करता हूं यहां से, दैट इज फ्रॉम 1916 टू 1947, एंड दिस इज मी प्रेजेंटेड बाय जहीर सर। चलिए, सबसे पहले क्या लिखा है, क्या है, समझाता हूं, पूरा समझाता हूं। ठीक है, देखिए, अब आप समझिए कि 1857 में क्या हुआ था। तो कहेंगे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। ठीक है, यहां पर आपने एक सबसे पहले मार्टियर, सबसे पहले जो शहीद हुए थे हमारे देश के लिए, ठीक है, वो थे मंगल पांडे। आपने नाम इसका सुना होगा, यू हैव हर्ड अबाउट हिम, राइट, मंगल पांडे। तो ये पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे ही डिपेंडेंट है। यहां पर पहली बार हमने एक वॉर लड़ा था, कह सकते हैं, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, हमने पहली बार यहां पर वॉर लड़ा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वॉर फेल हुआ। ठीक है, अपने आप में हम सक्सीड नहीं हुए, राइट। और फिर उसके कुछ 90 साल या 100 साल बाद, टू बी प्रिसाइज 90 साल बाद, ठीक है, हम आजाद हुए, वी गॉट इंडिपेंडेंस, राइट। तो एक पूरा 90 साल का आपका हिस्ट्री है, भारत का हिस्ट्री 90 साल का है, राइट। उसमें से पहले 40 साल आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। अब इसमें क्या है, आफ्टर 1857, 1885 एक अपने आप में एक बहुत बड़ा साल रहा। क्यों? क्योंकि इसी समय पर आईएनसी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट होता है। किसका एस्टैब्लिशमेंट होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट होता है। और ये कौन करता है, एस्टैब्लिशमेंट कौन करता है? तो कहेंगे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम करते हैं। कौन करते हैं? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम करते हैं। ठीक है, ए ओ ह्यूम कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? ए ओ ह्यूम, राइट। तो यहां से एक तरीके से भारत में जो पैट्रियटिज्म है, जो नेशनलिज्म है, वो शुरू होता है। ओके, फिर इसके बाद अगर हम देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, ठीक है, यहां पर दो ग्रुप्स होते हैं। एक होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जस्ट दे रहा हूं, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं पहले चैप्टर्स का, ताकि आगे जब ये आए तो हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब ये कांग्रेस जो है, आईएनसी जो है, इसमें दो ग्रुप्स होते हैं। एक होते हैं असर्टिव्स और दूसरे होते हैं मॉडरेट्स। जनरली मॉडरेट्स पहले आते हैं। ठीक है, तो मॉडरेट्स कब से कब तक रहे थे आईएनसी में, मतलब आईएनसी में इनकी पकड़ कब से कब तक थी? तो फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ आईएनसी अप टिल 1905।
ठीक है, अप टिल 1905 ये लोग यहां पर थे। फिर उनके बाद जो आते हैं वो आते हैं असर्टिव्स। कौन आते हैं बेटा? असर्टिव्स, जिनको हम रेडिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल्स। ये कब से कब तक थे? तो कहेंगे राइट फ्रॉम 1905 टू 1919, राइट। तो ये कहेंगे कि रेडिकल फेज या द फेज ऑफ असर्टिव्स है। और ये कौन सा फेज है? ये फेज है मॉडरेट्स का। ठीक है, यहां पर भी बहुत सारे लीडर्स थे हमारे, और यहां पर भी बहुत सारे लीडर्स थे। इसमें से फेमस जो ट्रायो है, जो तिगड़ी है, वो कौन है? तो कहेंगे लाल बाल पाल की तिगड़ी है। दैट इज लाला लजपत राय, ओके, एंड बिपिन चंद्र पाल और फिर कहेंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो अब मालूम पड़ा क्यों लाल बाल पाल कहा जाता है। लाला इज फॉर लाल, पाल ये रहे, और बाल तो ये रहे। ठीक है, राइट। तो ये फेमस ट्रायो था जिनके अंडर असर्टिव्स पूरा फैक्शन जो ग्रुप था वो काम करता था, राइट। अब क्या होता है, इनका राइज कैसे होता है? तो कहेंगे 1905 में पार्टीशन होता है। पार्टीशन किसका होता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल का होता है। किसका होता है बेटा? पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, राइट। तो यहां पर पार्टीशन कौन करते हैं? करते हैं लॉर्ड कर्जन। और यहीं से हम लोग स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, राइट। लेकिन अभी ये सब हम नहीं पढ़ेंगे, ये सिर्फ आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। फिर क्या होता है? फिर 1905 में जब स्वदेशी एंड बॉयकॉट आंदोलन हम जब शुरू करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये आंदोलन बंद हो जाता है, राइट। और राइट फ्रॉम 1908, ठीक है, अप टिल 1914 यहां पर भारत में ऐसी कोई भी नेशनल मूवमेंट नहीं चलती। ऐसा कोई भी एक्टिविटी नेशनलिज्म वाली जो नेशनल एक्टिविटीज है, ऐसा कुछ भी नहीं चलता। पूरा हमारा जो इंडिपेंडेंस है, ठीक है, ये एकदम से बंद हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद 1914 में जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है। क्या शुरू होता है? वर्ल्ड वॉर 1, खास करके यूरोप में। तब भारत में कहेंगे वापस से ये नेशनल एक्टिविटीज शुरू होती है, राइट। और सबसे पहले जब बाल गंगाधर तिलक की बात करूं तो बाल गंगाधर तिलक जो है, ये 1908 में इनको जेल में डाल दिया गया था 6 साल के लिए, फॉर 6 इयर्स। ठीक है, तो 6 साल गिन लो कितना होता है, 1914 तक होता है। ठीक है, तो 1914 तक यहां पर बाल गंगाधर तिलक जो है वो जेल में रहते हैं। फिर जेल के बाद जब बाहर आते हैं तो वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाता है। तो यहीं पर अराउंड अबाउट 1915 या 1916 बाल गंगाधर तिलक, जो तिलक साहब है, वो एनी बेसेंट के साथ, एनी बेसेंट के साथ कहेंगे होम रूल शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? होम रूल लीग, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां तक समझ में आया। अब यहां पर और एक चीज है, 1905 के बाद क्या हुआ था? तो 1905 के बाद जब 1906 आता है तो यहां पर कहेंगे मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट होता है। किसका एस्टैब्लिशमेंट होता है? मुस्लिम लीग का। ये मुझे क्यों याद आया? क्योंकि मैंने यहां पर अभी देखा कि मुस्लिम लीग भी है। तो 1906 में ही मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट हो चुका होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब हाँ, अब जब 1906 भी पढ़ा दिया है तो 1907 क्यों बाकी रखूं? तो 1907 में द फेमस सूरत स्प्लिट होता है। क्या होता है? सूरत स्प्लिट। ये सूरत स्प्लिट में ही आईएनसी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहला पार्ट कौन सा है?
तो कहेंगे मॉडरेट्स का है, और दूसरा पार्ट कौन सा है तो कहेंगे असर्टिव्स का है। ठीक है, मॉडरेट्स कब से कब तक थे तो कहेंगे 1885 से लेकर 1905 तक। असर्टिव्स कब तक थे 1905 से लेकर 1919 तक, और फिर 1919 से लेकर 1947 तक कौन थे तो कहेंगे गांधी जी थे। ठीक है, राइट। तो अकेले गांधी जी फिर हमें इंडिपेंडेंस की तरफ लेकर जाते हैं, मतलब कांग्रेस में रहकर। ऐसे तो बहुत सारे दूसरे हमारे रिवॉल्यूशनरीज हैं जिनकी तरफ मेरा झुकाव ज्यादा है, राइट। तो बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज है, जितना नाम लूं उतना कम है। राइट फ्रॉम 1908 में, राइट फ्रॉम खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, बहुत सारे मतलब अनगिनत रिवॉल्यूशनरीज है। लेकिन हमारे सिलेबस में मॉडरेट्स के बारे में है, असर्टिव्स के बारे में है, और गांधी जी के बारे में है। इन पे ज्यादा है, इसीलिए हम इन्हीं को ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, राइट। चलिए, अब यहां तक समझ में आया बेटा? ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, या कहेंगे कि जिस्ट था आपके चैप्टर्स का। जो चैप्टर्स हमने स्किप किए हैं, राइट, मतलब जो चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़ाए हैं, ये वहां तक का है। ओके, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अब यहां पर कहेंगे 1914 आता है, और 1914 में यूरोप में कहेंगे वर्ल्ड वॉर वन शुरू होता है। क्या शुरू होता है? वर्ल्ड वॉर वन। और ये वर्ल्ड वॉर वन कब से कब तक चला तो कहेंगे 1914 से लेकर 1918 तक चला। कब तक चला? 1914 से लेकर 1918 तक चला। ठीक है, 4 साल ये वॉर चलता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में होता है फिर ये, इसीलिए इसको वर्ल्ड वॉर वन के नाम से हम जानते हैं, राइट। अब मैं पढ़ता हूं और देखता हूं क्या लिखा है और आपको समझाता हूं कि भाई ये किस तरीके से होता है। चलिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914 इन यूरोप। ठीक है, अब सोचिए, एक तरीके से कहता है कि वर्ल्ड वॉर है, और ये शुरू होता है कहां पर? यूरोप में, और यूरोप में ये एपिसेंटर होता है इसका, और इसके इफेक्ट्स कहेंगे पूरे वर्ल्ड में होते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड वॉर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है। इंग्लैंड वॉज इन्वॉल्व इन द वॉर, राइट। इंग्लैंड क्या था? इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड मतलब कौन? ये ही जो हम पर राज करता है, दैट इज ब्रिटिशर्स। ये वॉर में इंक्लूडेड थे, मतलब इन्वॉल्व थे। और इनके साथ साथ कौन कौन दूसरे थे, मतलब इनके ही टीम में। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर में 2 टीम्स होती है, ठीक है, जिसमें से हम एक टीम के बारे में अगर बात करें तो इंग्लैंड के साथ कौन होता है? फ्रांस होता है। और कौन होता है? रशिया होता है। इंग्लैंड किसके खिलाफ लड़ रहा होता है, मतलब ब्रिटिशर्स किसके खिलाफ लड़ रहे होते हैं तो कहेंगे जर्मनी के खिलाफ। और किसके खिलाफ तो कहेंगे टर्की के खिलाफ। किसके खिलाफ? टर्की। टर्की को उस समय पे ओटोमन एम्पायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओटोमन एम्पायर। ठीक है, ये ओटोमन एम्पायर होता है। और इनके साथ कहेंगे इटली भी होता है। तो ये तो अभी आप थोड़े बड़े होंगे, 10th में आएंगे तब हमारे सिलेबस में वर्ल्ड वॉर वन आता है, लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने यहां पर इनको लिख कर रखा है, राइट। तो अभी यहां पर यही लिखा है कि इंग्लैंड वॉज इन्वॉल्व इन द वॉर एज एन एलाई। एलाई मतलब क्या? एलाई का मतलब एज अ फ्रेंड, और वी कैन से एज ए टीममेट, राइट। ठीक है, ऑफ फ्रांस एंड रशिया। देखो ये रहा फ्रांस और रशिया, ये लिखा है ना मैंने, रशिया और फ्रांस। ठीक है, तो ये एक एलाई होता है। एलाई का मतलब क्या है आपको पता चल गया अभी, राइट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। इन इंडिया द सिचुएशन वॉज नॉट फेवरेबल फॉर इंग्लिश। इन 1916 द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग जॉइंड हैंड्स अगेंस्ट द ब्रिटिश इन लखनऊ। और इसीलिए जो 1916 है, इसको जो लखनऊ में जहां पर मुस्लिम लीग और आईएनसी एक साथ आ गए थे, तो इसको हम कहते हैं लखनऊ पैक्ट। क्या कहते हैं बेटा इसको? लखनऊ पैक्ट। ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कौन सी जगह पे हुआ था? लखनऊ में ही हुआ था। ठीक है, अब ये होता क्या है देखो, आईएनसी जब से इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, आईएनसी कब एस्टैब्लिश हुई थी तो कहेंगे 1885 में एस्टैब्लिश हुई थी।
तो हर साल एवरी ईयर आईएनसी अपने अधिवेशन बुलाती थी। अधिवेशन का मतलब सेशंस बुलाती थी, ठीक है, हर साल। तो इसीलिए क्या है, एवरी ईयर, जब तक आजादी नहीं हुई तब तक सेशन बुलाती थी। तो 1916 का सेशन कहां था, लखनऊ में था। कहां था बेटा, लखनऊ में, ठीक है। जो पहला सेशन था आईएनसी का, राइट, वो था कलकत्ता में, सेकंड बॉम्बे में, राइट। तो ऐसे अलग अलग जगह पर सेशन होते थे, अधिवेशन होते थे। सेशन का मतलब है मीटिंग्स होती थी, ठीक है। तो वैसे ही 1916 में मीटिंग होती है। कहां मीटिंग होती है, लखनऊ में मीटिंग होती है। और क्या होता है भाई, तो कहेंगे मुस्लिम लीग और आईएनसी एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। दे शेयर्ड अ कॉमन प्लेटफॉर्म एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लखनऊ पैक्ट, ओके, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है इन 1916 द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग जॉइंड हैंड्स अगेंस्ट द ब्रिटिश इन लखनऊ। होम रूल लीग्स वर सेटअप, ठीक है। अब देखिए ये होम रूल लीग क्या है, ठीक है, तो उसको बाद में देखेंगे। लेकिन ये होम रूल लीग कौन बनाया था, तो कहेंगे एनी बेसेंट बनाई थी। कौन बनाई थी, एनी बेसेंट। ये कौन थी, ये कहां की रहने वाली थी, तो कहेंगे आयरलैंड से आई थी, आयरिश लेडी थी। इन्होंने भारत में होम रूल लीग शुरू किया था। इनका साथ किसने दिया, तो कहेंगे तिलक महाराज ने दिया। बाल गंगाधर तिलक ने इनका साथ दिया। किसने दिया, बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर होम रूल लीग का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, स्थापना करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद गांधी जी आ जाते हैं। 1919 में ही गांधी जी आ जाते हैं भारत में। भारत में कब आते हैं, तो गांधी जी भारत में 1915 में आते हैं। फिर 1917 से ये सत्याग्रह करते हैं। कैसा सत्याग्रह, तो कहेंगे कि अलग अलग लड़ाई लड़ते हैं। जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ, ठीक है, फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है, राइट। तो ये सारी चीजें यहां पर करते हैं। फिर 1919 में ये एंटर होते हैं इंडिया की पॉलिटिक्स में। कहां से, तो कहेंगे रॉलेट एक्ट से। कहां से, रॉलेट एक्ट। ये समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है होम रूल मूवमेंट, ठीक है। आ गया होम रूल मूवमेंट, पहला ही है होम रूल मूवमेंट। क्या होता है देखते हैं। वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड इन 1914। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड इट वाज फाइटिंग द वॉर टू मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी। क्या बोला है, बोला है वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो गया था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोल रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम लोग ये वॉर लड़ रहे हैं ताकि हम लोग डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर पाए। क्या कर पाए भाई, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर पाए, टू सेव गार्ड द वर्ल्ड, ठीक है, फॉर डेमोक्रेसी। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, ये झूठ बोल रहे थे। ये अपनी कॉलोनीज बचाना चाहते थे, राइट। कॉलोनी समझते हैं आप लोग, जैसे भारत है ना, इंडिया जो है वो क्या थी, कॉलोनी था। वो कॉलोनी किसका था, तो कहेंगे ब्रिटेन का था, राइट। ब्रिटेन का कॉलोनी था, है ना। तो ये अपनी कॉलोनीज को सुरक्षित करना चाहती थी कि कॉलोनीज हमारे कब्जे में ही रहे, राइट। अब देखो क्या लिखा है। लिखा है एट फर्स्ट, पहले तो इंडियन लीडर्स, जो भी इंडियन लीडर्स थे, दे रेस्पॉन्डेड लॉयली टू द ब्रिटिश अपील टू सस्पेंड political agitation and to cooperate with the government. As the war continued, our leaders grew impatient and began to demand self rule, है ना, ठीक है। तो पहले तो हमें लगा कि ब्रिटिशर्स सही बोल रहे हैं, इसलिए हमें इनसे लॉयल रहना चाहिए, और जो भी हमारी एजिटेशंस है, जो भी हम लोग यहाँ पर मांगे कर रहे हैं, इसको बंद कर दो, सस्पेंड कर दो, ताकि इंग्लैंड जो है वो वर्ल्ड वॉर वन जो है वो जीत जाए, काइंड ऑफ दैट थिंग, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलता है कि भाई ये लोग तो कभी सुधरने वाले नहीं हैं, और इसीलिए हम लोग ने क्या शुरू किया, वी स्टार्टेड टू डिमांड सेल्फ रूल,
खुद का रूल, बोले हम, हमारा घर है ये भारत जो है ना, ये हमारा घर है, आप छोड़कर जाइए भारत, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सेल्फ रूल, हमारा रूल चलेगा अब यहाँ पर। अब आप लोग गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, आप कौन है, आप लोग तो बाहर से आए हुए लोग हैं, आप थोड़ी भारतीय है, ठीक है। गवर्नमेंट कौन बनाएगा, हम भारत के लोग गवर्नमेंट बनाएंगे। एंड दैट इज व्हाई वी आर डिमांडिंग सेल्फ रूल, वी आर डिमांडिंग इंडिपेंडेंस। ओके, क्लियर है यहां तक बेटा, यहां तक क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप। ओके, ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है इन 1914 तिलक हैड बीन रिलीज्ड फ्रॉम जेल। मैंने बताया ना आपको अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि 1908 में तिलक महाराज को जेल में डाल दिया गया था 6 साल के लिए। अब कहां पर बाहर आए वो 6 साल के बाद, बाल मतलब 6 साल के बाद बाल गंगाधर तिलक बाहर आए, है ना। ये थोड़ा टंग ट्विस्टर था, 6 साल के बाद बाल गंगाधर तिलक बाहर आए, है ना। तो 1914 में आकर क्या करते हैं, 1914 में बाहर आते हैं और उसके बाद 1916 में जाकर ही सेटअप्स अ होम रूल लीग एट पूना। एनी बेसेंट आल्सो सेटअप अ होम रूल लीग इन सितंबर इन 1916 एट अड्यार। अड्यार नाम की जगह है, ये प्लेस है, इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस इन मद्रास, और वी कैन से मद्रास। कहां पर है ये मद्रास, आज के तमिलनाडु में है, जिसको हम क्या कहते हैं, चेन्नई। ओके, अब ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। होम रूल लीग क्यों शुरू की गई थी, तो कहेंगे सेल्फ रूल के लिए, है ना। तो पहला ही ऑब्जेक्टिव ये था, होम रूल लीग मेंट सेल्फ गवर्नमेंट। होम रूल, हमारे घर पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेल्फ रूल, ठीक है, एक तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट। और ये सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्वराज। क्या होता है, स्वराज, ठीक है। तो स्वराज की मांग करना हमने शुरू किया गया, हमने शुरू किया। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू ऑब्टेन सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर बाय यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स क्या होती है, तो ऐसी मेथड्स जहां पर हम लोग वायलेंस नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, नॉन वायलेंटली, सॉरी, नॉन वायलेंटली हम लोग यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। और हम लोग आपको, हम लोग हमारे आपको मजबूर करेंगे, आप लोग हमारे डिमांड्स पूरी कर लो, इसको कहते हैं हम लोग एक तरीके से नॉन वायलेंस। ओके, या फिर कहेंगे कि एक तरीके से शुरू करें। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है अनदर ऑब्जेक्टिव was to educate and organize public opinion in India for attaining self government। क्या बोला है, बोला है कि दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, पहला ऑब्जेक्टिव तो समझ में आया, पहला ऑब्जेक्टिव था कि हमें चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट। क्या चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट। सेकंड, जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था वो था टू एजुकेट पीपल, ठीक है, राइट। एंड एजुकेट पीपल का मतलब स्कूल खोल के एजुकेट नहीं करना है, यहां पर एजुकेट करना है पीपल को पॉलिटिकली। कैसे, पॉलिटिकली इनको, हमको एजुकेट करना है। ओके, राइट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है नेक्स्ट, द होम रूल मूवमेंट एडेड लाइफ टू द डोरमेंट नेशनल मूवमेंट। देखो डोरमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोरमेंट, क्या होता है डोरमेंट, किसी को पता है डोरमेंट का मतलब? ओके, सो डोरमेंट का यहां पर मीनिंग है एक तरीके से सस्पेंडेड, रुका हुआ, या फिर कहेंगे निष्क्रिय, ठीक है, निष्क्रिय। या फिर लेट अस से इंग्लिश में कहूं तो इनऑपरेटिव, जो ऑपरेशन में नहीं है, जो अभी एक्टिव नहीं है। अच्छा, इन ऑपरेशन का मतलब इनएक्टिव, राइट। तो मैंने क्या कहा कि 1908 से 1914 तक जो नेशनलिज्म था,
ठीक है, वो कैसा था, वो एकदम रुक गया था, है ना, क्योंकि सब लोग जेल में चले गए थे स्वदेशी एंड बॉयकॉट के बाद सब लोग जेल में चले गए थे। तो यहाँ पर एक तरीके से जो नेशनल मूवमेंट है वो एकदम डॉर्मेंट हो चुका था। डॉर्मेंट मतलब इनऑपरेटिव। ठीक है, जैसे आपके केमिस्ट्री में आता है ना इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या होता है? इनर्ट गैस को कुछ भी कर लो वो रिएक्ट करेगा ही नहीं, है ना, राइट। या फिर लेट अस से आइडल, रुका हुआ एक तरीके से। आया समझ में डॉर्मेंट का मतलब क्या हुआ? आया समझ में स्टूडेंट्स? ओके ओके। तो क्या लिखा है? लिखा है द होम रूल मूवमेंट एडेड लाइफ टू द डॉर्मेंट नेशनल मूवमेंट, है ना। डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव, जो इनएक्टिव था 1908 से 1914 तक, राइट। तो अब ये नेशनल मूवमेंट 1916 में आके अचानक से एक्टिव हो जाता है, एक नया लाइफ मिलता है। किसको लाइफ मिलता है? हमारे नेशनल मूवमेंट को लाइफ मिलता है, राइट। ठीक है, तो यही लिखा है विमेन, द विमेन बिगेन टू ज्वाइन इन लार्ज नंबर्स, होम रूल लीग्स वर आल्सो सेट अप इन लंदन एंड न्यूयॉर्क, द मूवमेंट ब्रॉट इन द ऑगस्ट 1917 डिक्लेरेशन। ये जो डिक्लेरेशन है इसको फेमस कहा जाता है ऑगस्ट डिक्लेरेशन। क्या कहा जाता है इसको? ऑगस्ट डिक्लेरेशन कहा जाता है। और इसके बाद 1919 में आता है, इसके बेसिस पे ही आता है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। क्या आता है? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझाऊंगा क्या है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है द मूवमेंट ब्रॉट इन the August 1917 declaration promising gradual development of self government by the British government। ठीक है, तो होम रूल लीग के कारण, होम रूल लीग का जो डिमांड था, क्या डिमांड था इसका? तो कहेंगे कि डिमांड था हमारा सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब हम लोग ने सेल्फ रूल, जब होम रूल लीग ने क्या किया, अपनी एजिटेशंस का मतलब अपना प्रोटेस्ट जब एकदम स्ट्रांग कर लिया, ठीक है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1, तो ब्रिटिश सरकार मजबूर हो गई और इन्होंने ऑगस्ट डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया। ऑगस्ट डिक्लेरेशन किया 1917 में और बोला कि हम लोग प्रॉमिस करते हैं, राइट, प्रॉमिस करते हैं ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब स्लो, धीरे धीरे, स्लोली, स्लो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हम धीरे धीरे आपको क्या देंगे? सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। तो ये एक अपने आप में बड़ा अचीवमेंट था, ठीक है, ऑफ द होम रूल। अब आते हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट क्या था? ठीक है, राइट। तो यहां पर देखो, बैकग्राउंड नहीं है तो कैसे समझाऊं मैं आपको। आपको मैंने अभी सूरत स्प्लिट समझाया है ना। सूरत में सूरत का अधिवेशन होता है 1907 में। सूरत का सेशन होता है कांग्रेस का, है ना। और उसमें कहेंगे कि मॉडरेट्स और असर्टिव्स या रेडिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। तो लखनऊ पैक्ट, यहां पर लखनऊ पैक्ट में आके क्या होता है? लखनऊ पैक्ट में आके जो मुस्लिम लीग है, ठीक है, मुस्लिम लीग है, आईएनसी, आईएनसी के अंदर कौन कौन? तो कहेंगे दी मॉडरेट्स एंड दी असर्टिव्स, ये सब लोग एक हो जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है दी लखनऊ पैक्ट। ओके, सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है while the World War I was raging in Europe, in India several factors were bringing the Congress and the Muslim League closer. Since the defeat of the Caliph of Turkey by the Britain, the Muslims had turned away from being loyal to the British Raj and began to demand a system of self-government from the British। क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन ब्रिटेन फाइट कर रहा था टर्की के साथ। किसके साथ? टर्की के साथ। अब टर्की कैसा देश है? टर्की एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, ठीक है।
तो यहाँ के जो इंडियन मुस्लिम्स थे ये नाराज हो गए, बोले कि वर्ल्ड वॉर 1 में तो आप टर्की को हरा दिए हो, आप टर्की को मतलब आप टर्की के सामने लड़ रहे हो, ठीक है, राइट, तो हम कैसे माने कि आप हमारा अच्छा करेंगे। और इसीलिए मुस्लिम्स जो है वो अभी आईएनसी के पास वापस लौट कर आते हैं, या फिर मुस्लिम्स मतलब मुस्लिम लीग, ओके, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, मुस्लिम लीग। तो यही लिखा है वर्ल्ड वॉर 1 was raging in Europe. In India, several factors were bringing the Congress and the Muslim League closer. Since the defeat of Khalif of Turkey by Britain, the Muslims had turned away from being loyal to the British Raj and began to demand the system of self-government from the British. In 1916, Annie Besant united the two wings of the Congress, that is the early nationalist. ये early nationalist कौन है? तो कहेंगे moderates and the assertive nationalist. ये assertives कौन है? वही जो अभी आपको समझाया, assertives और we can say radical. तो एनी बेसेंट क्या करती है? एनी बेसेंट जो है, ठीक है, वो यूनाइट करती है कांग्रेस के दो ग्रुप्स को। कौन से ग्रुप्स को? तो कहेंगे एक तो मॉडरेट्स थे और एक तो असर्टिव्स थे, जो अलग हो गए थे, जो स्प्लिट हो गए थे। कहां पर स्प्लिट हुए थे? सूरत में। जो सूरत में जो डिवाइड हो गए थे, ठीक है, इनटू द मॉडरेट्स एंड असर्टिव्स, अब वो यहां पर कहां पर? लखनऊ में आकर यूनाइट हो जाते हैं, वापस एक हो जाते हैं, ठीक है, भरत मिलाप होता है, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं। भाई भाई अपने मतलब एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई से मिलता है, भरत मिलाप होता है। कहां पर होता है ये भरत मिलाप? तो कहेंगे लखनऊ में होता है, ओके, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, कांग्रेस लीडर्स लाइक तिलक एंड मुस्लिम लीग लीडर्स लाइक जिन्ना मोहम्मद अली favored cooperation with each other. Accordingly, in the December 1916, the Congress and the League held their sessions at Lucknow. The leaders of the both parties prepared a common plan of reforms. The joint scheme came to be called as Lucknow Pact. तो यहाँ पर जब पहले तो मॉडरेट्स और असर्टिव्स एक हो जाते हैं, कौन एक होता है? तो कहेंगे मॉडरेट्स और असर्टिव्स, ठीक है, भरत मिलाप होता है। फिर ये भरत मिलाप होके ये लोग कहाँ जाते हैं? तो कहेंगे मुस्लिम लीग, ये भी एक हो जाते हैं। और फिर ये दोनों कहेंगे अपनी खुद की कॉमन डिमांड्स रखते हैं। क्या डिमांड्स रखते हैं? कॉमन डिमांड्स। और वो कॉमन डिमांड्स क्या है? राइट, उसी को हम कहते हैं लखनऊ पैक्ट, ठीक है। क्लियर है यहां तक बेटा? यहां तक क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप। यस, ओके ओके, ठीक है। तो अब ये कॉमन डिमांड्स क्या है वो हम देखते हैं, राइट। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि प्रोविंसेस क्या है। ये प्रोविंस क्या है? तो आज के जो हमारे भारत के जो स्टेट्स है ना, ठीक है, बस वही समझ लो। ये आज के स्टेट्स है, वैसे ही स्टेट्स नहीं थे, लेकिन थोड़े बाउंड्रीज अलग अलग थी, ठीक है, बस उसी को हम कहते हैं प्रोविंस। क्या कहते हैं उसी को? प्रोविंस कहते हैं। अब ऑटोनॉमी क्या होता है? ठीक है, ये ऑटोनॉमी जो है ये क्या है? तो एक तरीके से इंडिपेंडेंस है। क्या है? इंडिपेंडेंस। अपने जो कहेंगे कि डिसीजंस है, ठीक है, उसको इंडिपेंडेंटली लेने का अधिकार, इंडिपेंडेंटली लेने का अधिकार, ठीक है, उसको हम ऑटोनॉमी कहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप अभी छोटे हैं तो आपको ऑटोनॉमी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अभी छोटे हैं, आप अभी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ठीक है, राइट। तो आपको अभी ऑटोनॉमी नहीं दी गई। पापा कहते हैं थोड़े बड़े हो जाओ फिर अपने खुद के डिसीजंस खुद लेना, है ना। तो वो क्या होती है? ऑटोनॉमी होती है। जैसे आपके पेरेंट्स ऑटोनॉमस है,
क्यों? क्योंकि वो बड़े हो गए हैं, है ना, वो थोड़े मैच्योर्ड है, तो वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं और आपके डिसीजंस भी ले सकते हैं। लेकिन अभी आप ऑटोनॉमी एंजॉय नहीं कर रहे। बस समझ लीजिए इसको, ऑटोनॉमी क्या होता है। आया क्लियर? ऑटोनॉमी का मतलब क्या हुआ, समझ में आया बेटा? यस, ओके, चलिए अब फीचर्स ऑफ द पैक्ट। द ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस, मतलब जो स्टेट्स है उसको थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दो ताकि वो अपने डिसीजंस अपने खुद से ले सके, बार बार आपसे ना पूछे। फिर द एबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल, द सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल should be Indians elected by the members of the Imperial Legislative Council. Both election and nomination of the members to the provincial and imperial legislatures. Muslim members to be elected through separate electorates on the two legislatures. ठीक है, तो यहां तक आज के लिए मैं रखता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं सिग्निफिकेंस समझाऊंगा कि सिग्निफिकेंस क्या होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके।